एआई हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, पर आपको पता है कि इससे सबसे बड़ा फायदा किस कंपनी का हुआ है? चैट जीपीटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, इट्स एनवीडिया। इसका मार्केट कैप पिछले सिर्फ 2 सालों में ही 10 गुना बढ़कर के पूरे $3 ट्रिलियन हो गया है और ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, गूगल, अमेजॉन और टेस्ला से भी ऊपर। पर इससे हमारे अमीर होने का क्या लेना देना? लेना देना है, इसकी कहानी में ही वो सीक्रेट छुपा है जो हमको करोड़पति बनने का रास्ता दिखाएगा। ताइवान में एक बहुत ही गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ था, जेनसन हुआंग। उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि खाने के लाले तक पड़ रहे थे। थक हार कर उसके पेरेंट्स ने उसे और उसके भाई को उनके चाचा के घर यूएस से भेज दिया ताकि पर बर्डन कम हो सके। उसके चाचा ने उसे एक सस्ते से पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, जहां वो एक छोटी डॉर्मेट्री में सैकड़ों और बच्चों के साथ रहता था। ह्यूआंग ने जैसे तैसे करके स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी। वो पढ़ने में होशियार तो था, पर कॉलेज की फीस का जुगाड़ करना उसकी फैमिली के लिए भारी पड़ रहा था। उसने फिर एक लोकल रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करी और जैसे तैसे अपनी फीस भरी। उसके शार्प दिमाग की वजह से उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही AMD कंपनी में माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर की नौकरी मिल गई। AMD को कहाँ पता था कि यही लड़का एक दिन उनकी कंपनी ही लड़ा लेगा। उधर हुआंग मन लगा के काम करते रहे और माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री की बारीकियां सीखते रहे। उन्होंने वो सारी क्रिटिकल और स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली जो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी थी। 1993 में एक दिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे डैनीज रेस्टोरेंट में। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ कुछ साल पहले वो वेटर की नौकरी किया करते थे। उनके दिमाग में बात आई कि जब वो उस रेस्टोरेंट के वेटर से कस्टमर तक का सफर तय कर सकते हैं तो फिर किसी कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं। उन्होंने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी डालने की सोची, और वो भी किस सेक्टर में? यस, यू गेस्ड इट राइट, माइक्रो प्रोसेसर चिप इंडस्ट्री। और उस दिन एनवीडिया का जन्म हुआ। पर करोड़पति बनने का असली रास्ता तो यहाँ से खुलना शुरू होता है। एनवीडिया ने ग्राफिक कार्ड्स बनाने शुरू किए जो उनके खुद के शब्दों में उनकी सोच से 1 मिलियन गुना ज्यादा मुश्किल था। शुरुआती कुछ महीनों में ही उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई। उनको चिप्स बनाना तो आता था पर बिजनेस करना नहीं। उनके पास स्टाफ को सिर्फ 1 महीने की सैलरी देने के पैसे बचे थे। उन्होंने इस बात का नोटिस भी जारी कर दिया था कि अब उनकी कंपनी बंद होने वाली है। पर एक दिन अचानक उस टाइम की वीडियो गेम्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सेगा ने उन्हें $5 मिलियन की फंडिंग दी और वो बच गए। इसके बाद हुआंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस भी उन्होंने सीख लिया और इनोवेशन भी करते रहे हैं। उनका असली मास्टर स्ट्रोक आया आज से 10 साल पहले, जब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चोरी हेवी ड्यूटी चिप्स बनाने पर रिसर्च स्टार्ट किया। उस समय पूरी दुनिया में कहीं AI की कोई बात नहीं चल रही थी। चैट जीपीटी का तो अस्तित्व भी नहीं था। पूरी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि उनके खुद के शेयर होल्डर्स और इवन कस्टमर्स ने उन्हें पागल समझा। लोगों ने कहा कि वो बर्बाद हो जाएंगे, पर उन्हें अपने इस विजन पर पूरा भरोसा था। Sometimes the customer themselves don't know what they want। ये उनका एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है। और आज 10 साल बाद उनकी कंपनी $3 ट्रिलियन की हो गई है, क्योंकि जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में AI यूज कर रही है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल हो या मेटा हो, उसे एनवीडिया के चिप्स लेने पड़ रहे हैं। इस मार्केट का 90% हिस्सा एनवीडिया के पास है। बाकी सारी कंपनीज उनसे पूरा 1 डिकेड पीछे चल रही हैं। और यही होता है बॉटल नेक। एक बॉटल को आप चाहे जितना भी ऊपर कर लो, अगर उसका नेक छोटा है तो पानी धीरे धीरे करके ही निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह हर इंडस्ट्री में एक बॉटल नेक होता है। जो उसको कंट्रोल करता है वो उस इंडस्ट्री का किंग होता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला कर दिया गया था और होटल ताज बुरी तरह से जलने लगा था। मासूम और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी। उन्हीं लोगों के बीच एक बिजनेसमैन फंसा हुआ था, गौतम अदानी। वो वहाँ दुबई के एक शेख के साथ मीटिंग खत्म करके होटल के लॉबी से बाहर की ओर जा रहे थे कि अचानक उनके एसोसिएट्स ने उन्हें मीटिंग के एक और राउंड के लिए बुलाया और वो वापस रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उसी वक्त लॉबी में गोलियां बरसनी शुरू हो गई, उनसे सिर्फ 15 फीट की दूरी पर। रेस्टोरेंट में बुरी तरह डरे सहमे वो ये भयावह मंजर देख ही रहे थे कि तभी अचानक होटल के एक स्टाफ ने उन्हें खींच कर किचन के अंदर लिया और वहां से उन्हें बेसमेंट में भेज दिया, जहां उनका एक एक पल एक सदी जैसा बीता कि कहीं कोई आतंकी यहाँ मत पहुंच जाए। उसी वक्त उन्हें एक और खतरनाक दिन की याद आई जब उन्हें किडनैप कर लिया गया था। 10 साल पहले 1 जनवरी 1998 को वो अपने एक एसोसिएट के साथ अहमदाबाद में कहीं जा रहे थे। उसी वक्त फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी नाम के गुंडों ने उनकी कार को घेर लिया। वो उन्हें किडनैप करके एक सुनसान जगह ले गए और करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग करी। एक मोटी रकम लेकर पूरे 24 घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया। इन दोनों घटनाओं ने उन्हें डर को उसकी आंख में देखना सिखा दिया था। 16 बरस की उम्र में जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर वो मुंबई आए थे, तब उनकी जेब में मात्र 100 रुपए थे। यहाँ उन्होंने मुश्किल से छोटी मोटी नौकरी की तलाश करी और अंत में उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स के पास डायमंड सॉर्टर का काम मिल गया। कुछ सालों के बाद उनके भाई मनसुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक छोटी सी प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली और उसमें हेल्प
करने के लिए गौतम को बुला लिया। गौतम उस फैक्ट्री के लिए पीवीसी इंपोर्ट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम इतना बढ़ा लिया कि खुद की ही नहीं बल्कि और भी कई सारी फैक्ट्रीज के लिए वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। इवेंचुअली 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम अदानी एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करके समझ आ गया था कि इस फील्ड के बॉटलनेक पोर्ट्स हैं। माल कोई सा भी हो, आएगा जाएगा तो पोर्ट से ही। उन्होंने इसी बॉटलनेक पर कब्जा करने की सोची और 1995 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आज वो पोर्ट देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और वहां से हर साल 210 बिलियन टन से भी ज्यादा माल जाता है और उनकी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके बाद उन्होंने एक और बॉटलनेक की डिस्कवरी करी और वहां से भी अरबों रुपए बनाने वाले हैं। अदानी को अपनी फैक्ट्री चलाने के बाद समझ आ गया था कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के अलावा एक और चीज बहुत क्रूशियल होती है, इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने आगे चलकर कई कोल माइंस का अधिग्रहण किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके, पर उनको पता था कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एक दिन खत्म हो जाएंगे। उनको जल्द से जल्द ऐसे सोर्सेस को ढूंढना था जो कभी खत्म ना हो, जिन पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो और वो उस पर अपना कब्जा जमा सकें। और जल्द ही उन्हें एक ऐसा सोर्स मिल गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के वर्ल्ड के मोस्ट टेस्ट बॉर्डर से महज 12 मील दूर एक गाँव है वीघाकोट। यहाँ की जमीन इतनी गर्म और बंजर है कि जीव जंतु तो क्या, एक जंगली घास तक नहीं उगती। पर ये एक चीज के लिए परफेक्ट है, सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए। अदानी ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और यहाँ खावड़ा एनर्जी पार्क बनाने में पूरे $20 बिलियन इन्वेस्ट किए ताकि एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना सके, इतना बड़ा कि वो स्पेस से भी नजर आए। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का रीजन है कि कुछ सालों बाद जब ये प्लांट फंक्शनल होगा तब ये सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। सिर्फ सोलर नहीं बल्कि कोई भी कोल, हाइड्रो या फिर इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे बड़ा नहीं होगा। वो भी सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। आप समझ ही सकते हो कि अदानी के $1 बिलियन एम्पायर के पीछे बॉटलनेक का कितना बड़ा हाथ है। और ऐसा नहीं है कि बॉटलनेक का शॉर्टकट से बड़े लोग करोड़ों रुपए खर्च करके ही क्रिएट कर सकते हैं। आप भी अपने प्रोफेशन में इसे अप्लाई कर सकते हो। आप अगर किसी फार्मा कंपनी को देखो तो वहाँ का R&D डिपार्टमेंट बॉटलनेक होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो तुरंत स्केल किए जा सकते हैं, बट न्यूअर ड्रग डेवलपमेंट के बगैर वो सब बेकार हैं। अगर आप अपने टाउन में नीट की कोचिंग खोलना चाहते हो तो फिजिक्स का अच्छा टीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो और केमिस्ट्री तो कोई भी पढ़ा लेगा। कुछ वीक्स पहले पूरे वर्ल्ड में विंडोज के सिस्टम बंद हो गए थे क्योंकि क्राउड स्ट्राइक ने गलत सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का इस तरीके से क्राउड स्ट्राइक पर डिपेंडेंट होना भी बॉटलनेक का ही एक एग्जांपल है। आप अभी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके बॉटलनेक को देखिए और उसका पार्ट बनने की कोशिश कीजिए। जब आप वहां पहुंच गए तो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को इतना शार्प करिए कि यू बिकम वाइटल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये चीजें कर लेते हो आप मनचाही कीमत मांग सकते हो एंड द कंपनी विल पे। रतन टाटा को पूरे टाटा एम्पायर को इतना बड़ा और सक्सेसफुल बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। उनके पीछे लाखों लोगों का पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, बट उन सब की पॉलिसीज को वो गाइड करते हैं। ही वाज द बॉटलनेक। इसीलिए तो जब उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट ले ली और उनकी जगह साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, चीजें गड़बड़ा गई। इवेंचुअली उनको वापस आना पड़ा टाटा ग्रुप को लीड करने के लिए। जेफ बेजोस को अमेज़न बनाते ही समझ में आ गया था कि वेब होस्टिंग बहुत क्रिटिकल चीज है और इंटरनेट के इस जमाने में हर एंटरप्रेन्योर को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने AWS बनाया जो कि वेब होस्टिंग की दुनिया का बॉटलनेक है। यहाँ तक कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी कहीं ज्यादा लगभग 50 मिलियन वेबसाइट्स AWS में ही होस्टिंग करती हैं। इनफैक्ट आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि खुद अमेज़न का मैक्सिमम प्रॉफिट्स AWS से ही आता है। आप अभी स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेसमैन हो, अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको अपने फील्ड का बॉटलनेक समझ में आएगा। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये देखा होगा आपने कि एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको छोड़ दो तो बाकी पूरा सब्जेक्ट पढ़ना बेकार है। YouTube पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हो तो पता होगा कि स्क्रिप्ट लिखना सबसे क्रिटिकल काम है, उसके बगैर सब बेकार हैं। अगर कोई ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर रहे हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू सबसे क्रिटिकल चीज है। ये सारे एग्जांपल्स बॉटलनेक के हैं। अगर इन पे मास्टरी कर ली तो सक्सेसफुल होने और इवेंचुअली अमीर बनने की राह बहुत आसान हो जाएगी आपकी। आपको पता है कोका कोला को बनाने का फॉर्मूला आज तक किसी को नहीं पता। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है जिसमें वो कार्बोनेटेड वाटर मिला करके कोक प्रिपेयर करते हैं। कोका कोला के इन्वेंटर जॉन पेम्बरटन ने 1888 में इस दुनिया से जाने के पहले ये फॉर्मूला सिर्फ 4 लोग को बताया था और बाद में एसए चैंडलर ने 1891 में इसके राइट्स खरीदे और इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। उसके बाद से लेकर के आज तक 130 साल से ज्यादा समय बीत गया, पर ये सीक्रेट सिर्फ 2 लोगों को पता है और वो भी कौन 2 लोग हैं ये किसी को नहीं पता। ठीक इसी तरह KFC का भी फॉर्मूला एक सीक्रेट है। 11 मसालों को मिलाकर इसे बनाया जाता है, पर वो कौन से मसाले हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को ये पता है। ये कंपनीज इन सीक्रेट्स को एक बॉटलनेक की तरह यूज कर रही हैं ताकि उनकी फ्रेंचाइजीज और उनकी खुद की ब्रांड आइडेंटिटी
क्वालिटी पर उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल बना रहे हैं। एज ए मिडिल क्लास पर्सन आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर करने के बाद वहाँ बॉटल ने क्रिएट करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू कांट लीव इट टू लक। वैसे दुनिया तो ये कहती है कि लक का एक बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी आदमी के सक्सेसफुल बनने में, पर हमारा गोल तो ये है कि हम अपने स्किल सेट्स को इतना इंप्रूव कर लें कि अगर हमसे हमारे सारे रिसोर्सेस और पैसा छीन लिए जाएं तो भी हम अगले कुछ सालों में सिर्फ अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा कर सकें। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ तक कि हमारा लक भी हमें अफेक्ट न कर पाए। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है लक को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। पर क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली यस। अभी आगे हम सैम एल्टमैन को मिले धोखे और उनके रिवेंज की अमेजिंग स्टोरी जानेंगे, जिसे देखकर गूज बम्स आना तो पक्का है। पर उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझते हैं कि इस पूरी दुनिया में कुल मिला के 4 तरह के लक होते हैं। पहला होता है ब्लाइंड लक। आपने कोई एफर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि एफर्ट करने के बारे में सोचा तक नहीं, और आपको सब कुछ मिल गया। लाइक अनंत अंबानी या फिर प्रिंस हैरी। आपको पता भी नहीं है और अचानक से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए कि आपकी पुश्तैनी जमीन में हाईवे निकलने वाली है, NHAI आपको घर आके 4-5 करोड़ रुपए देके जाए। इस टाइप की लक पर एक्चुअली में किसी का कंट्रोल नहीं होता और इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। पर जो बाकी 3 टाइप हैं लक के, वो हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं ताकि हम भी करोड़पति बन सकें। तो जो दूसरा टाइप ऑफ लक है वो है लक फ्रॉम हसलिंग। जब आप किसी एक फील्ड में हार्ड वर्क, हसल, क्यूरियोसिटी और परसिस्टेंस दिखाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, तब इवेंचुअली कुछ न कुछ हो ही जाता है। थिंग्स सेट इन मोशन एंड यू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स वेल्थ। जब शाहरुख खान मुंबई में नए नए आए थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। वो टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स कर रहे थे और डेली हसल कर रहे थे। रोज अलग अलग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से मिलते, काम मांगते। इवेंचुअली उन्हें हेमा मालिनी जी ने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। बाकी तो फिर आप जानते ही हैं। देखो, 2 अलग अलग चीजें हैं, प्रोग्रेस और मोशन। जब आप अपने एक सेट एम की तरफ मूव करते हो तो प्रोग्रेस कैटेगरी में आता है। वहीं जो भी एफर्ट आप मारते हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा एम की तरफ ही डायरेक्टेड हो, बट एफर्ट तो है, तो वो मोशन की कैटेगरी में आता है। कई लोगों को जब प्रोग्रेस नहीं दिखता वो मोशन करना भी छोड़ देते हैं, जबकि हम जितना ज्यादा मोशन जनरेट करेंगे, ये सेकंड टाइप के लक के एग्जिस्टेंस में आने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ेंगे। अंकित भैया पुरिया एक टाइम पर जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करते थे। उनको रेसलिंग में इंटरेस्ट था और उसी में वो एक्सपर्टाइज हासिल करते गए। उनको कहाँ पता था कि एक दिन खुद PM उनको शाबाशी देंगे। उन्होंने बस अपने एफर्ट्स मारे, 75 हार्ड चैलेंज किया, चीजें मोशन में आई, लोग उनको जानते गए, पूरा इंडिया उनका फैन बन गया और इवेंचुअली ही बिकेम द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। तीसरा होता है लक फ्रॉम प्रिपरेशन। कई बार इस टाइप के लक को स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहा जाता है। जब आप किसी एक फील्ड में बहुत सारा टाइम बिता लेते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज लकी साबित हो सकती हैं। आप फिर बाकी सारी जगह टाइम वेस्ट करना छोड़ के उन्हीं अपॉर्चुनिटीज में एफर्ट मारते हैं और चीजें काम कर जाती हैं। इस टाइप के लक के लिए ये बात कही जाती है, चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड। आपके शहर के जो एक्सपीरियंस लैंड ब्रोकर हैं, उन्हें पहले से पता होता है कि किस एरिया में बनी कॉलोनी आगे चल के बहुत वैल्यूएबल साबित होगी। वो वहां पर पहले से जमीन लेके रखते हैं। कोटा के बड़े कोचिंग सेंटर्स जब किसी एरिया में नया सेंटर डालते हैं, तो वहां के टीचर्स और सीनियर स्टाफ उनके आसपास की जमीन पहले ही खरीद लेते हैं ताकि बाद में पीजीज बना के मोटा मुनाफा कमाएं। जब इंडिया में किया मोटर्स नई नई आई थी, तो उन्होंने अपने डीलरशिप्स ऑफर किए। कई लोगों को ये बड़ा रिस्की बेट लगा, पर जो एक्सपीरियंस कार डीलर्स थे, उन्हें ये समझ आ गया था कि ये कंपनी इंडिया के लिए पूरी तरह सूटेबल है। उन्होंने तुरंत इसकी फ्रेंचाइजीज ली और आज करोड़ों बना रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार इस बंदे को मौका मिल गया तो ये सक्सेसफुल हो गया, जबकि सोचना तो ये चाहिए कि इस बंदे ने ऐसा क्या कर रखा था कि जब मौका आया तो उसका फायदा यही उठा पाया। चौथा होता है लक फ्रॉम योर यूनिक कैरेक्टर, यानी कि आपने ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर रखी है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद ब खुद चल के आती हैं। आपको ये तो नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटीज कब आएगी या फिर आएगी भी कि नहीं, पर आप रेडी होते हो, जब भी आएगी आपको ही मिलेगी। जस्ट लाइक अनुपम मित्तल, वो उस जमाने से इंडिया में इंटरनेट के थ्रू शादी के मैचेस ढूंढने के आइडियाज पर काम कर रहे हैं जब इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन ही नहीं था। और जब इंटरनेट का बूम हुआ, ही वॉज फुली रेडी टू मेक मनी आउट ऑफ इट। और उसके कई साल बाद जब शार्क टैंक का इंडियन वर्जन लाने की बात हुई, ही वॉज अगेन द बेस्ट फिट फॉर द जॉब। वो ऑलरेडी सक्सेसफुल और प्रेजेंटेबल थे। शार्क टैंक के लिए उनकी पर्सनैलिटी टेलर मेड थी। शार्क के रूप में उन्हें तुरंत साइन किया गया और वो इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बन गए। और तो और उनकी कंपनी के ब्रांड को भी इससे इमेंस प्रॉफिट हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सी कंपनीज को लॉस झेलना पड़ा, बट जूम के प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए। अब ऐसा तो नहीं है कि जूम को पहले से पता था कि एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा जब सारी दुनिया अपने घरों में कैद हो जाएगी और उनके सर्विसेज की हर आदमी को नीड पड़ेगी। हम ये भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी। अपना रोबस्ट प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए उन्होंने सालों तक एफर्ट्स किए थे, तब जाकर वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। आपको फर्स्ट वाला छोड़कर बाकी तीनों लक पर फोकस करना है। सेकंड वाले लक के लिए क्यूरियोसिटी लगेगी, हसल लगेगा, चीजों को मोशन में लाना पड़ेगा ताकि इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। थर्ड वाले लक के लिए प्रिपरेशन लगेगा ताकि ये पता हो कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ क्रिएट होंगी। और फोर्थ वाले लक के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपना पूरा स्किल सेट ही ऐसे डेवलप करना पड़ेगा कि जब आपके फील्ड में अपॉर्चुनिटीज
डेवलप हों वो आपको ही मिले। आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, करेंट पैटर्न डेवलपमेंट्स को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने और उसके लिए प्रिपेयर रहने की कोशिश करिए। इवेंचुअली लक विल फैक्टर आउट ऑफ इक्वेशन। अब बस एक आखिरी बट सबसे ज्यादा जरूरी बात रह गई, जिसे समझने के लिए हमें सैम एल्टमैन की कहानी जाननी पड़ेगी, जो कि किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये वही सैम एल्टमैन है जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, वो सॉफ्टवेयर जिसने पूरी दुनिया में एआई रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, और उन्हीं की वजह से आज उस कंपनी का वैल्यूएशन 80 बिलियन से ज्यादा है। पर क्या आपको पता है कि इतने सक्सेसफुल इंसान को उन्हीं की बनाई कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। बात है 18 नवंबर 2023 की, दिन था फ्राइडे। सैम एल्टमैन अपनी कंपनी ओपन एआई के नए सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी के सक्सेस से खुश होते हुए वीकेंड के लिए अपने पेंट हाउस जा रहे थे। कुछ ही महीनों पहले उन्होंने अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए वर्ल्ड टूर किया था, जिसमें वो इंडिया, यूके जैसे कई कंट्रीज के पीएम से मिलकर आए थे। उसी दिन अचानक रात 8 बजे एक ट्वीट ड्रॉप होता है, जिसमें बाकी दुनिया के साथ उन्हें भी एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है। उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने उनके पीठ पीछे साजिश करके उन्हें कंपनी के सीईओ पोस्ट से निकाल दिया था। उनसे ज्यादा शॉक एक और आदमी को लगता है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला। जब ओपन आई बहुत अर्ली स्टेज में था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, और वही ओपन एआई के मेजर स्टेक होल्डर थे। उनके पास बस 48 आवर्स थे इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। मंडे को स्टॉक मार्केट ओपन होने के पहले अगर वो कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर बहुत लॉस में जाने वाले थे। द क्लॉक वॉज टिकिंग एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर एट स्टेक। उधर मार्केट में तरह तरह के न्यूज फैलने लगे। सत्या ने सैम से बात करी और सिचुएशन को समझने की कोशिश करी। सैटरडे बीत गया। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक संडे की शाम तक सैम एल्टमैन के पास बहुत बड़ी कंपनीज के ऑफर्स आ चुके थे, इंक्लूडिंग एप्पल। सत्या का सिरदर्द बढ़ता जा रहा था। एक तो अगला दिन मंडे था और उस शाम को था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल। जी हाँ, सत्या क्रिकेट के बहुत ही बड़े फैन हैं और पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में इंडिया को चीयर कर रहे थे। बहरहाल सत्या को ये बात समझ में आ गई थी कि बोर्ड के मेंबर्स सैम एल्टमैन के सामने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सैम ही वो बॉटलनेक है जिनके दम पर वो एआई इंडस्ट्री में एक्सेल करके गूगल और एप्पल जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। ही टुक द लीप ऑफ फेथ और उन्होंने ये अनाउंस करा कि वो सैम एल्टमैन को एक नई एडवांस एआई रिसर्च कंपनी बना कर देंगे। सिर्फ एक आदमी के लिए पूरी $multi-billion कंपनी बनाना स्क्रैच से, सोचो आपकी कितनी बड़ी बात है। यही होता है जब आप किसी फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर करके वहां का बॉटलनेक बन जाते हो। पैसा पानी की तरह बह जाता है आपके लिए। मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स पहले से ज्यादा प्राइस पर ओपन हुए। मार्केट ने सत्या और सैम दोनों के ऊपर भरोसा जताया था। उधर ओपन एआई के स्टाफ, जो कि टोटल 770 लोग थे, उनमें से 700 लोगों ने एक पिटीशन साइन की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सैम को वापस नहीं लाया गया तो वो सब लोग भी रिजाइन कर देंगे। फाइनली पुराने बोर्ड को हटाया गया और सैम एल्टमैन वापस से ओपन एआई के सीईओ बने। एंड आई थिंक इस स्टोरी से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बी इररिप्लेसेबल। एज ए मिडिल क्लास इंडियन अमीर बनने का जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस या फिर ऑनलाइन कुछ करना चाहिए, इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा, जो कि इस सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट होगी। इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने स्पेसिफिक नॉलेज सहित कई इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो थंबनेल पर क्लिक करके उसे तुरंत देख लो। और आप सबके लिए 2 छोटे गिफ्ट्स हैं, इस वीडियो के कोर प्रिंसिपल्स का एक पोस्टर और इस वीडियो की स्क्रिप्ट। नीचे दिए लिंक से आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।